नमस्कार, बड़ी खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की सबसे बड़ी खबर, अखिलेश जी त्रिपुरा के साथ साथ जो दो बाकी राज्य हैं जहां नॉर्थ ईस्ट में आज चुनाव हुए, उनके रिजल्ट हैं, उस पर सभी लोग बात कर रहे हैं। और उसी पर बात करने के लिए हमारे साथ एक बहुत खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। सीधे चलते हैं, त्रिपुरा मोर्चा के चीफ प्रद्युत देव बर्मन इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं अगरतला से। प्रद्युत, बहुत बहुत शुक्रिया एनडीटीवी से बात करने के लिए। मैं शुरुआत में आपसे यह पूछना चाहता हूं, और पहले आपको बधाई एक जबरदस्त शुरुआत के लिए। कम से कम क्या ये जो रिजल्ट आज आया है उसका आपका आकलन क्या है? क्या आपकी सोच से और उम्मीद से थोड़ा कम रहा है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। आपने अपने चैनल में हमें इनवाइट किया। ये त्रिपुरा मोर्चा पार्टी जो है आज से 2 साल पहले शुरू हुई थी, और आज 2 साल के अंदर ये पार्टी त्रिपुरा राज्य में नंबर 2 हो चुकी है, सीपीएम और कांग्रेस से बहुत आगे। तो इसमें मैं त्रिपुरा का जनता का धन्यवाद करना चाहता हूँ, और जो प्यार हमारे लोगों ने हमें दिया है उसको हम सर आँखों पर रखकर हम कहना चाहते हैं कि ये शुरुआत बहुत अच्छी हुई है। हाँ, हम आशा करते थे कि हमें 3-4 सीट और ज़्यादा मिले, लेकिन जो भी है आज हम 0 से 13 हो चुके हैं, और त्रिपुरा में बीजेपी के बाद सबसे बड़े पार्टी हम हैं। वैसे जो नतीजे आ रहे हैं उसमें लग रहा है कि बीजेपी गठबंधन को अपने बूते पर ही बहुमत मिल गया है। शायद आपकी उम्मीद ये रही होगी कि एक हंग असेंबली आए ताकि आप किंग के साथ साथ किंग मेकर भी बन जाएं, लेकिन आपको लगता है कि शायद इसमें कहीं कमी रह गई? नहीं, मैंने अपने हर इंटरव्यू में कहा है कि मुझे किंग मेकर नहीं बनना है, हमें लोगों का बात सामने रखना है। आज जो नतीजा निकला है उससे एकदम बात क्लियर हो चुका है कि ट्राइबल लोगों ने हमें वोट किया है, और हमें ट्राइबल लोगों ने इसलिए वोट किया है, इंडिजिनस लोगों ने इसलिए वोट किया है क्योंकि उनके अंदर दिल में एक पीड़ा है, एक चोट है, और उनकी आवाज़ को बीजेपी को भी सुनना चाहिए, नेशनल मीडिया को भी सुनना चाहिए। क्योंकि अगर हम ये मुद्दा नहीं उठाते और इनके साथ कनेक्ट नहीं करते हमारे इंडिजिनस लोगों के साथ, तो आज 20 में से 13 सीट हमें नहीं मिलते। बिल्कुल। प्रद्युत जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको कहीं ना कहीं लगता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी से अभी भी कुछ गुंजाइश है, खुले हुए दरवाजे अभी भी खुले हुए, क्योंकि आज हमने इससे पहले मानिक साहा साहब से बात कर रहे थे, वो भी थोड़ा सॉफ्ट दिखाई पड़े, कहा कि मेरी तरफ से उनको बधाई, प्रद्युत देव बर्मन को बहुत अच्छा उन्होंने प्रदर्शन किया है। तो अगर आपकी जो डिमांड है उस पर कुछ बात बनती है तो क्या आप सरकार के साथ रहना पसंद करेंगे या विपक्ष में ही बैठना चाहेंगे? हम पॉलिटिक्स में आए हैं अपने लोगों को कुछ देने के लिए, हमारे आदिवासी ट्राइबल कम्युनिटी को कुछ देने के लिए। अगर केंद्र सरकार हमें इनवाइट करती है बात करने के लिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन के लिए, तो हम बात करने के लिए तैयार हैं। ये बात मैं क्लियर कह रहा हूँ। लेकिन बिना कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन का अगर हम सिर्फ सरकार में बैठेंगे मंत्री बनकर, तो वो ठीक नहीं रहेगा। हम अपने मुद्दे के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन के लिए बात करने के लिए तैयार हैं। पर यह भी खबरें आई थी चुनाव के दौरान कि बीजेपी चाहती है कि आपकी पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया जाए, लेकिन बात इसलिए नहीं बनी क्योंकि यह कहा गया खबरों के मुताबिक कि आप ये चाहते थे कि बीजेपी लिख कर दे कि वो आपकी मांग पर विचार करेगी सरकार बनने के बाद। क्या ये बात सच है? और आप अब भी चाहेंगे कि बीजेपी लिख कर दे ताकि आपके रिश्ते उनके साथ बन सके? नहीं, देखिए, आजकल अगर आपका विवाह भी होता है तो साइन कॉन्ट्रैक्ट होता है, मुंह बोली कुछ नहीं होता है। और अगर हम बिना लिखकर हम अगर पब्लिक के पास जाकर कहेंगे कि अपना समझौता हो गया और अंडरस्टैंडिंग क्या वो हम पब्लिक को नहीं दिखा सकते, तो इसमें बीजेपी का भी नुकसान है, हमारा भी नुकसान है, और लोग भी विश्वास नहीं करेंगे। इसी के लिए मैंने कहा है कुछ भी हो राइटिंग में होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, तब पब्लिक उसको देखकर डिसाइड करे कि ये हमारे लिए अच्छा है कि नहीं। एक बड़ा दिलचस्प बयान आपका था जिसकी बहुत चर्चा हुई है। हम भी आज सुबह से बहुत आनंद ले लेकर के उस बयान को बार बार अपने दर्शकों को सुना रहे थे कि शायद आपने चुनाव प्रचार के दौरान ये कहा कि केवल बीजेपी ही तोड़े जरूरी नहीं है, मैं भी अपना जरूरत पड़ा तो महल बेच करके बीजेपी के 25-30 एमएलए खरीद लूंगा। तो अब भी आप उस बात पर कायम है? क्या उस रणनीति को अंजाम देंगे? नहीं, मैं आपको नहीं, देखिए, मैं आप तो मजाक में पूछे, मैं भी मजाक में बोलता हूँ। हाँ। जिस इंटरव्यूअर ने मुझसे ये सवाल पूछा था उसने कहा था कि बीजेपी आपके ट्राइबल एमएलएस को खरीद लेंगे, तो मैंने कहा था कि हमेशा ट्राइबल क्यों बिकेगा? क्या
सिर्फ ट्राइबल ही बिकता है और दूसरे लोग नहीं बिकते हैं। मैंने ये बात कहा था क्योंकि उन्होंने हमारे कम्युनिटी के ऊपर एक आरोप लगाया था। तो मैंने कहा था अगर आप सिर्फ कहेंगे कि सिर्फ ट्राइबल बिकता है या कोई दलित बिकता है तो भाई हम भी उनके एमएलए को खरीद सकते हैं, क्योंकि बिकता तो इंसान पैसे से है। सही बात। तो आप एक कम्युनिटी को क्यों टारगेट करते हो? बिल्कुल मैंने सही ये बात इस विषय में ये बात कहा था। लेकिन प्रत्युत जी, जायज़ क्योंकि बात थी। भारतीय जनता पार्टी का भी परफॉर्मेंस शायद वैसा नहीं रहा जैसे उन्होंने भी उम्मीद लगाई थी। 33 पर अभी भारतीय जनता पार्टी खड़ी दिखाई पड़ रही है, तो उन्हें भी शायद ये उम्मीद होगी कि कुछ और एमएलए अगर जुड़ते हैं तो उससे उनकी जो सरकार है वो और मजबूत हो जाएगी। तो क्या आपको कहीं इस बात का डर है कि कुछ तोड़फोड़ हो सकती है? क्योंकि बाकी पॉलिटिकल पार्टी जैसे कांग्रेस है उसको भी शायद ये डर सताएगा, आपको भी ऐसा कोई डर है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि बीजेपी को कोई दरकार है, क्योंकि मैं तो अपने इस लाइन में चल रहा हूँ। मैं तो किसी पार्टी के संग ऐसा फाइट नहीं कर रहा। हमारा वी आर अ मूवमेंट और हम मूवमेंट के लिए बात कर रहे हैं। अगर बीजेपी हमसे बात करती है तो हमसे बात की करे, दूसरे एमएलए से बात करने का क्या दरकार है? मुझसे डायरेक्टली बात कर ले। लेकिन अगर बात करना है तो राइटिंग में होना चाहिए, सम्मानजनक होना चाहिए और हमारे लोगों के हित में होना चाहिए। जो आदिवासी लोग हैं, जो जनजाति हैं, जो बंगाली हैं, जो मणिपुरी हैं, जो भी एडीसी में रह रहे हैं, जो मुसलमान हैं, उनके हित में होना चाहिए, राइटिंग में होना चाहिए। हम बात करने के लिए तैयार हैं। जाते जाते आपसे प्रश्न आपकी पुरानी पार्टी के बारे में। आपको लग रहा है कि जो गति हुई है लेफ्ट और कांग्रेस गठबंधन की, क्या आपस में वो एक दूसरे के वोट ट्रांसफर नहीं कर पाए और आपकी उन्होंने इज्जत शायद नहीं की, उसका भी क्या खमियाजा उन्हें भुगतना पड़ा है? नहीं, इज्जत की तो बात नहीं। अगर इज्जत करते तो मैं पार्टी ही नहीं छोड़ता। लेकिन कांग्रेस मेरी पेरेंट पार्टी है, बहुत अच्छी पार्टी है। आज भी मेरे अच्छे संबंध हैं गांधी परिवार के साथ। लेकिन अगर कांग्रेस को बीजेपी के साथ फाइट करना है तो बीजेपी एक मशीन है और कांग्रेस के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत खानदानी हैं। मुझे लगता है कि अगर आपको फाइट करना है तो ज़मीन में निकलकर फाइट करना पड़ेगा और उसके लिए एक अलग मनोबल चाहिए और एक अलग सोच चाहिए, जो अनफॉर्चुनेटली कांग्रेस में आज नहीं है। हम जैसे लोग कांग्रेस में थे लेकिन हमें कदर नहीं दिया गया। आज हम कांग्रेस में नहीं हैं, तभी भी हमारी शुभकामनाएं कांग्रेस के साथ। 2018 में 0 थे, आज 3 लेकर आए हैं, तो वो भी अच्छी है, थोड़ी सी शुरुआत हुई है। मैं एक सवाल आपसे बस जाने से पहले और पूछना चाहता हूं। जो आप बात कर रहे थे इस विपक्ष की और कांग्रेस अपनी उस पुरानी पार्टी के बारे में बात कर रहे थे, क्या आपको कहीं ना कहीं लगता है कि इससे लार्जर मैसेज क्या है नेशनल पार्टीज के लिए? एक बड़ा मैसेज क्या है जो आप देख रहे हैं त्रिपुरा में? और दूसरा, त्रिपुरा मोर्चा की भी एक शुरुआत है। आपने अभी पार्टी 2 साल पहले शुरू करी, अब आपके पास 13 लेजिस्लेटर हैं। तो क्या प्रद्युत देव बर्मन ऐसे ही सड़क पर अगले 5 साल तक लगे रहेंगे, अगले चुनाव तक, या ये मान के चला जाए कि अभी थोड़ा आराम का वक्त है? हम तो जनजाति, हम तो सड़क में नहीं रहते। हमारे जंगल, हमारे जनजाति एरिया में सड़क नहीं है भैया, हम तो जंगल में रहते हैं। हाँ, तो ये बात अलग है। हम क्या बोलना चाह रहे थे कि देखिए, एक मैसेज गया है कि आपका वोट ऐसे ही ट्रांसफर नहीं होता है। त्रिपुरा में और पश्चिम बंगाल में और केरला में कांग्रेस और सीपीएम का टक्कर की लड़ाई थी और लास्ट मोमेंट में आप वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा में सिर्फ इलेक्शन के खातिर आप अगर अलायंस करेंगे तो वोट ट्रांसफ़र नहीं होता है। जहाँ तक मैंने देखा है, सीपीएम का वोट कांग्रेस में ट्रांसफ़र हुआ है, लेकिन कांग्रेस का वोट सीपीएम में ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। तो इसका मतलब है कि जो 25 साल सीपीएम का शासन था वो आज तक कांग्रेस के सोच में है और वो कांग्रेस का वर्कर ने शायद तिपरा मोथा को वोट किया या फिर बीजेपी को वोट किया या फिर नोटा किया, लेकिन बहुत जगह में उन्होंने सीपीएम को वोट नहीं किया। और इसी के लिए मैं कहता हूं कि ये जो एरिथमेटिक होता है वो दिल्ली में हो रहा है, ग्राउंड में एरिथमेटिक सेंटिमेंट के साथ जुड़ के ही करना चाहिए। अखिलेश जी, जी, ये बात ये पूछना चाहते थे, एक सीक्रेट मीटिंग की बड़ी चर्चा थी कि कोनराड संगमा जो है वो आके गुवाहाटी में मिले थे हेमंत बिस्वा शर्मा से, और अब बीजेपी ने अपना सपोर्ट भी जो है मेघालय में एक्सटेंड कर दिया है एनपीपी को। आपकी भी कोई सीक्रेट मीटिंग हुई है क्या अमित शाह जी के साथ या हेमंत बिस्वा शर्मा जी के साथ, नहीं, या होने वाली है? मैं सर, आप कौन बोल रहे हैं सर? अखिलेश बोल रहा हूँ, अखिलेश शर्मा। अखिलेश जी, मैं छोटा सा इंसान हूँ, मिलूंगा तो बड़े लोग से जब मैं मिलता हूँ तो फोटो वोटो खींच कर मिलता हूँ, चोरी छिपी नहीं मिलता हूँ।
जब मैं मिलूंगा तो आपके कैमरा के सामने मिलूंगा, चोरी छिपे नहीं मिलूंगा। मैं यहाँ में राजनीति में नहीं आया हूँ पैसा कमाने के लिए, अच्छा नाम कमाने के लिए आया हूँ। और अच्छा नाम तभी मिलेगा जब हम अपने लोगों को कुछ दे पाएंगे, और तभी होगा ये जब हम ट्रांसपेरेंटली काम करें। प्रद्युदेव बर्मन जी बहुत बहुत और शुक्रिया। कॉन्राड मेरा जी। अच्छा दोस्त है, आई विश हिम ऑल द बेस्ट। कॉन्राड अच्छा दोस्त है, आई विश हिम ऑल द बेस्ट। ही विल होपफुली बिकम द चीफ मिनिस्टर अगेन। मेरे अच्छे मित्र हैं, मेरे संग स्कूल में थे। आई विश हिम ऑल द बेस्ट। ऐसा क्यों हो रहा है कि कांग्रेस में जो लोग पहले थे वो जब कांग्रेस से बाहर निकले हैं तो उन्हें राजनीतिक सफलता देखने को मिल रही है, कांग्रेस पार्टी के अंदर इस तरीके का काम हो नहीं पा रहा था? इस पर भी कुछ कहना चाहेंगे क्या आप? देखिए तब तो ये मुझे कुछ नहीं कहना चाहिए, क्योंकि अभी भी मेरे बहुत मित्र हैं जो आज भी कांग्रेस में हैं, और मैं चाहता हूं कि वो अच्छे तरीके से अपने ही पार्टी में रहे। लेकिन इंट्रोस्पेक्शन तो कांग्रेस को करना पड़ेगा। मैं ये CWC का मीटिंग चल रहा था छत्तीसगढ़ में, तो मैंने देखा कि जो अब नए जो CWC मेंबर्स आ रहे हैं सब नॉमिनेटेड हैं। तो जो G23 ने चिट्ठी लिखा था कि इलेक्शन होना चाहिए, वो पूरा प्रोसेस ही खत्म हो गया। वापस प्रेसिडेंट की इलेक्शन के बाद सब नॉमिनेशन में जा रहे हैं, और जब तक ये नॉमिनेशन कल्चर रहेगा, जमीन से जो जुड़े हुए लोग हैं वो पार्टी में ऊपर नहीं उठेंगे, और जब नीचे के लोग ऊपर नहीं आएंगे तो पार्टी भी नीचे में आकर नहीं फाइट कर पाएंगे। लेकिन दिलचस्प बात यह भी है कि जो G23 के थे, जो कह रहे थे कि चुनाव होने चाहिए, उन्होंने इस नॉमिनेशन के ऊपर कुछ नहीं बोला, बल्कि ये कहा कि आप संख्या बढ़ा दीजिए CWC और वो खुद नॉमिनेट नॉमिनेट भी हो हो गए। गए। हाँ जी, बिल्कुल। तो ये एक जरूर सोचने की बात होगी जी, कांग्रेस जी। पार्टी के लिए, और आप तो कांग्रेस को अंदर बाहर बहुत अच्छे से जानते हैं, तो शायद कांग्रेस पार्टी आपकी बात अगर सुन रही होगी तो इस पर आगे आने वाले समय में कुछ अमल भी करे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और शुभकामनाएं आपकी पार्टी के लिए, आपकी सफलता के लिए। आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो ये थे इस वक्त के, अगर देखा जाए तो किंग मेकर तो नहीं बने, लेकिन एक अखिलेश जी बड़ी हेडलाइन जरूर है, एक अपनी बड़ा छाप उन्होंने फैक्टर छोड़ जरूर दी है, है। अपनी छाप जरूर छोड़ी है। अच्छी शुरुआत है, और आगे देखना होगा कि किस तरीके से त्रिपुरा मोथा की जर्नी पूरी रहती है। हमारे मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले फटाफट एक लाइव अपडेट ले लेते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर में भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर्स में पहुंचने वाले हैं दिल्ली में। वहां पर एक बार फिर से, जैसे हमने देखा है जब से प्रधानमंत्री 2014 के बाद से, कुछ भी जब चुनाव होता है तो उसके बाद इस तरह की एक कवायद होती है, आके वर्कर्स से बात करते हैं, बधाई देते हैं और जोश भरने की दोबारा कोशिश करते हैं। हमारे सहयोगी रवीश इस वक्त हमारे साथ वहां से जुड़ रहे हैं। रवीश, क्या माहौल है भारतीय जनता पार्टी में? जश्न आज जरूर होगा, जिस तरीके से रिजल्ट आए हैं तीनों राज्यों के, 2 में तो पक्की जीत और तीसरे में भी सरकार में आ ही जाएंगे। बिल्कुल अंकित, आप देख सकते हैं कि मैं इस वक्त बीजेपी के मुख्यालय पे हूँ, और यहाँ का अगर आप माहौल देखिए तो आज जो सियासी कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, उनको एक तरीके से होली से पहले ही अबीर गुलाल से होली खेलने का एक मौका दे दिया है। अभी थोड़ी देर के बाद में आप देखिए कि यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुँचेंगे। जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो पहुँच चुके हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पदाधिकारी तमाम सारे यहाँ पर धीरे धीरे लगातार पहुँच रहे हैं। लेकिन ये जो माहौल देखिए, क्योंकि हम देखते आए हैं कि जब भी राज्यों का कोई चुनाव बीजेपी जीतती है तो खुद कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ाने के लिए यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँचते रहे हैं। और आज भी जो है, जो कि ये पूर्वोत्तर जो राज्य हैं, ये काफी अहम राज्य थे, त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड, तो पूर्वोत्तर राज्यों में भी जो बीजेपी की एक दमदार उपस्थिति अभी दर्ज हुई है, तो उसी का यहाँ पर जश्न मनाने के लिए बड़ी तादाद में जो कार्यकर्ता हैं वो बीजेपी के मुख्यालय पहुंचे हैं। और इसके अलावा जो है वो पूर्वोत्तर राज्यों के लोग जो हैं, जो कलाकार हैं, वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। तमाम सारे जो पदाधिकारी, आज मेरी दोपहर को सिक्किम में बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनसे बात हो रही थी। उनका कहना है कि जिस तरीके से विकास के एजेंडे को बढ़ाया है आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, उसी के चलते जो है ये पूरी जीत मिली है। तो एक बहुत बड़ी सफलता कह सकते हैं, सियासी सफलता बीजेपी के लिए। और यही वजह है कि आज यहाँ पर जो माहौल है इस वक्त, ये आप देखिए कि कुर्सियाँ पड़ चुकी हैं, और ये बताया जा रहा है कि 8 बजे के आसपास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो यहाँ पर उनके पहुँचने की संभावना है। ये आप देखिए दुष्यंत गौतम जो कि राष्ट्रीय महासचिव हैं वो खड़े हुए हैं। तमाम सारे इस तरीके के, विनोद तावड़े भी यहाँ पर थे, संबोधित कर रहे थे कार्यकर्ताओं के। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके निश्चित तौर पर ये एक बड़ी सफलता बीजेपी के लिए रवीश, और पीएम मोदी अब से कुछ देर में यहाँ पहुँचने वाले हैं। जैसा कि रवीश बता रहे हैं, पीछे पूरी तैयारियां हो चुकी हैं,
और एक तरह से पार्लियामेंट्री बोर्ड के जो सारे मेंबर्स होते हैं उनके साथ बैठक होती है, जिसमें कि ये तय भी किया जाता है कि जो अलग अलग विधायक दल की बैठक होनी है उसकी वो बैठक कब होगी, पर्यवेक्षक कौन कौन होंगे और नेता कौन चुना जाएगा। तो ये भी एक सवाल है जो आगे हम अपने मेहमानों से इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन हमारे और भी सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ गुप्ता हमारे साथ शिलोंग से हैं और साथ ही वेदांता भी कोहिमा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ, आपके पास आना चाहूँगा। अब जबकि ये तय हो गया है कि बीजेपी समर्थन देने जा रही है संगमा को, तो अब सरकार गठन की प्रक्रिया कब तक शुरू हो पाएगी और क्या आपको जानकारी मिल रही, क्या स्वरूप होगा सरकार का? क्या बीजेपी इस बार भी हिस्सा होगी सरकार का? जरूर, जो हमें कहा जा रहा है कि बीजेपी जरूर सरकार का हिस्सा होगी। बीजेपी के पास जब 2 विधायक थे तब भी वो सरकार के हिस्से थे, और अब जब उनके पास 3 है तो जरूर वो विधायक और मांगे हैं सरकार बनाने के लिए। और ये बताया गया है हिमंता बिस्वा शर्मा द्वारा, जिन्होंने मंगलवार रात को कॉनराड सांगमा के साथ एक गुवाहाटी के होटल में, रेडिसन ब्लू होटल, जिसमें पहले भी कई सारे पॉलिटिकल हैपनिंग्स हुए हैं, लेकिन इस बार एक मीटिंग था जिससे सबको लगा कि शायद ये तय हो गया है कि पोस्ट पोल अलायंस बीजेपी और एनपीपी के बीच में बनने जा रहे हैं। अब यूडीपी इसमें जुड़ रहे हैं, ऐसे हमें बताया गया है, क्योंकि तीनों दल अलायंस में थे चुनाव से पहले। बिल्कुल चुनाव से पहले ही तीनों दल अलग अलग लड़ने की निर्णय लिया, और अब जब चुनाव के नतीजे आ गए हैं, तीनों दल को सरकार में आने में, शामिल होने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, ऐसे यहाँ पे बताया जा रहा है। कुछ एमएलएज एनपीपी के यहाँ आ चुके हैं। हम इस वक्त कॉनराड संगमा के घर पे हैं, जहाँ पे मीटिंग एमएलएज की कॉनराड संगमा की पार्टी एनपीपी के चल रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट मीटिंग वहां पे भी चल रही है, यही सब बात हो रही होगी कि स्वरूप क्या रहेगा, कैसे कैबिनेट बर्थ बांटी जाएंगी। लेकिन कहीं ना कहीं वेदांत के पास चलते हैं। वेदांत, वहां कम से कम नागालैंड की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बात सबको लग रही थी कि ये सबसे आसान अगर राज्य अगर होगा इस अलायंस के लिए तो वो नागालैंड होगा, आराम से वहां जीत जाएंगे। एक सीट तो पहले ही जीत गए थे, मतलब खाता अनअपोज्ड उनका खुल गया था। आज जो रिजल्ट आए हैं उसके कई सारे मायने भारतीय जनता पार्टी के लिए नेशनल स्केल पर भी होंगे। जिस तरह से बार बार भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि देखिए क्रिश्चियन डोमिनेटेड स्टेट है, वहां पर भी हम सरकार बना रहे हैं, क्या सुन रहे हैं आप? वहां पर किस तरह की कवायद है? देखिए, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर ये कहा कि जो डबल इंजन की सरकार है यहाँ पर नागालैंड में बीजेपी और एनडीपीपी की, वो इस स्टेट में पीस और डेवलपमेंट के लिए काम करती रहेगी। तो यही बात बार बार हाईलाइट करी जा रही है। और साथ ही में यहाँ के जो प्रभारी हैं नलिन कोहली, उन्होंने भी बार बार ये चीज़ कही कि जो प्रधानमंत्री की लुक ईस्ट पॉलिसी है और एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, उस चीज़ की वजह से यहाँ पर जो जीत है वो हासिल हुई है भारतीय जनता पार्टी के लिए। और अगर देखें तो बीजेपी ने अपने दम पर 12 सीटें जीती, 20 में से 12 सीटें जहां जितनी सीटों पर उन्होंने कॉन्टेस्ट किया उसमें से 12 सीटें बीजेपी ने जीती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो छोटे प्लेयर्स हैं उनकी जो यहाँ पर जीत हुई है वो भी बहुत मायने रखती है। कि जैसे कि देखिए कि एनसीपी ने सबसे बड़ी गेनर रही है इस बार नागालैंड में, साथ ही एलजेपी भी यहाँ पर सीटें जीती हैं, और इसके अलावा जो नेशनल पीपल्स पार्टी है। तो ये जो छोटी पार्टियाँ हैं जो बिहार की पार्टीज़ हैं, एलजेपी, आरजेडी, इन तमाम पार्टीज़ ने यहाँ पर सीट्स जीती हैं। और साथ ही जो सबसे बड़ा अपसेट है वो नागा पीपल्स फ्रंट के लिए रहा है, क्योंकि वो इस बार खाली 2 सीटें जीत पाई। लेकिन ऑफ कोर्स ये जो नेशनल पिक्चर की आपने बात करी, उसमें बड़ी बीजेपी इसको प्रोजेक्ट करेगी कि किस तरीके से वो आने वाले महीनों में एक इंक्लूसिव और पैन इंडिया फोर्स की तरह आगे बढ़ेगी। और यही चीज़ उन्होंने अपने कैंपेन्स में भी कही थी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आप सुबह से लगातार हमें पल पल की जानकारी वहाँ से दे रहे थे, नागालैंड से जो भी रुझान आ रहे थे उसके बारे में बता रहे थे। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, मानस डेका साहब है, स्पोक्स पर्सन और स्टेट सेक्रेटरी असम बीजेपी के, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। संजय मिश्रा जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और साथ ही संजय हजारिका साहब भी हैं जो कि मशहूर लेखक हैं और पूर्वोत्तर के विशेषज्ञ हैं। संजय जी, सबसे पहले आपसे ही सवाल पूछेंगे, आपकी प्रतिक्रिया, जिस तरह के नतीजे आए हैं, स्टेटस को एक तरह से वहाँ के मतदाताओं ने बरकरार रखी है और जो पार्टियां सत्ता में थी उन्हें ही दोबारा सत्ता सौंप दी है, इसके पीछे आप एक बड़ा कारण क्या मानते हैं और आप इसके पीछे संदेश क्या पढ़ रहे हैं? मेरे ख्याल से कारण एक नहीं लेकिन 2-3 कारण हैं।
एक तो आप अगर मेघालय की चुनाव देखें तो एनपीपी वो सबसे बड़ा पार्टी है, और अगर आप कांग्रेस और बीजेपी को छोड़ें तो जो लोकल पार्टीज़ हैं वो सब मिलके 40 हो जाते, 40-42 हो जाते हैं। एक्चुअली ऑन देयर ओन द स्टेट पार्टीज हैव अ मेजॉरिटी जी। सो दैट्स द इंटरेस्टिंग थिंग। द बीजेपी, ये इस चुनाव की एक मैसेज है कि बीजेपी, ये मैक्सिमम विक्ट्री बीजेपी की है, मैक्सिमम वैल्यू एडवांटेज बीजेपी की है। लेकिन एक और लेसन है कि रीजनल पार्टीज जो है, जो लोकल होम ग्रोन पार्टीज करते हैं, उसका भी एक रोल है, उसका भी एक फॉलोइंग है, और वो इग्नोर नहीं कर पाएंगे। और वो रीजनल पार्टीज विथ अ नेशनल अप्रोच जिसी को कहते हैं। सर, लेकिन मैं अगर संजय जी आपको इसमें लेकर आऊं कि कहीं ना कहीं एक टेंडेंसी ये नई नहीं है, ये देखी हमेशा गई है कि नॉर्थ ईस्ट में अक्सर ऐसा देखा गया है, सेंटर में जो पार्टी होती है उसको थोड़ा एडवांटेज मिल जाता है, यानी कि वो न्यूक्लियस के तौर पर जो रीजनल पार्टीज है वो न्यूक्लियस से काम करती हैं, और जो रीजनल पार्टी है वो कहीं ना कहीं ऐसा देखा जाता है जो नेशनल पार्टी के साथ आने से उनको फायदा मिलता है। यही शायद, जैसे हमें हजौरिका साहब बता रहे थे कि जरूरत नहीं है भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने की, लेकिन क्योंकि वो केंद्र में सरकार है, आपका काम करने में आसानी होगी, इस वजह से शायद थोड़ा सा जो भी पार्टी सेंटर में होती है उसको एक एडवांटेज रहती है नॉर्थ ईस्ट के चुनावों में। देखिए, हम ये बोल के चलें कि सेंटर की पार्टी होने की वजह से नॉर्थ ईस्ट में उसको एडवांटेज मिलेगा, तो हम जीत को कहीं ना कहीं हल्का कर रहे हैं। क्योंकि 1999 से लेकर के 2004 तक सेंटर में बीजेपी की सरकार थी, उसके बावजूद भी नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी का उतना प्रभाव नहीं जमा था। असम में बीजेपी मात्र 10 सीटें हुआ करती थी जब अच्छा परफॉर्म किया, तो बाकी स्टेट्स में उसका खाता नहीं खुलता था। 2014 में बीजेपी की बहुत बड़ी जीत हुई, उसके बावजूद भी 2014 में त्रिपुरा में 1.5% बीजेपी का वोट बैंक था। लेकिन जैसे प्रदीप जी ने कहा कि 2 साल पहले पार्टी शुरू किया और अभी हम लीडर मतलब अपोजिशन की पार्टी हो गए त्रिपुरा में, तो मुझे जो लगता है कि त्रिपुरा या नॉर्थ ईस्ट वो कहीं ना कहीं जो बदलाव आई है राजनीति में, डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स, और हर किसी को बदलाव दिखता है, टीवी मोबाइल सबके हाथ में है, हर कोई देख रहा है कि दिल्ली में कितना तरक्की हुआ है, मुंबई में कितना तरक्की हुआ है, और मेरा स्टेट कितना पिछड़ा है। कनेक्टिविटी, तो कनेक्टिविटी एक समस्या थी, वो पूरा कर रही है नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी की सरकार कर रही है, और खासतौर से नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर रही है। तो बीजेपी ने जब 2016 में शुरुआत किया, त्रिपुरा जीतने का प्रयास शुरू किया, तो जनता ने उसको हाथों हाथ उठाया और 0 से लेकर के सत्ता सौंप दी। ठीक इसी तरीके से सीपीएम वहाँ पे अपोजिशन का रोल ठीक से प्ले नहीं कर पाई। 5 साल में आपने देखा होगा कि कहीं भी सीपीएम मैदान में दिखी नहीं, महाराज मैदान में दिखे तो वहाँ की जनता ने उनको अपोजिशन का रोल दे दिया। तो ये कहीं ना कहीं एक पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है, और जनता कहीं ना कहीं थोड़ा सा राजनीति में नयापन देखना चाहती है। संजय जी, त्रिपुरा के बारे में आपसे एक प्रश्न जरूर पूछूंगा, क्योंकि आपने त्रिपुरा का बहुत अध्ययन किया है। आपको क्या लग रहा है कि अब बीजेपी क्या करेगी? वहां पर जो मुख्यमंत्री थे उन्हें ही दोबारा बनाया जाएगा क्योंकि उनकी अगुवाई में पार्टी ने जीत हासिल की है, या फिर प्रतिमा भौमिक जिन्हें चुनाव लड़वाया गया उनको एक कमान सौंपी जाएगी? देखिए, आपको भी पता है कि जब पार्टी निर्णय करती है तो 1-2 आदमी को छोड़ के किसी को पता नहीं होता है, लेकिन जहां तक जिसकी आपका आकलन क्या है, आपका गैस क्या है कि क्या होगा? जिसकी लीडरशिप में चुनाव जीता जाता है, स्वाभाविक तौर पर नेता होता है। तो मानिक साहब की लीडरशिप में चुनाव जीती है पार्टी, तो स्वाभाविक तौर पर वो नेता होंगे। लेकिन पार्टी को अगर लगता है नॉर्थ ईस्ट में महिला मुख्यमंत्री देनी चाहिए, या उस महिला मुख्यमंत्री का बंगाल में कुछ यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, क्योंकि आगे लड़ाई बंगाल की टफ है, ममता बनर्जी वहां पे लड़ाई करनी है और हमसे, उसके साथ साथ ट्राइबल तो उसमें फिर प्रतिभा भौमिक फिट बैठती है। वो खुद एक ट्राइबल नेता है, ट्राइबल फैक्टर है, भारतीय जनता पार्टी नहीं, इसके बारे ट्राइबल में नहीं काफी है। पूरे देश में प्रतिभा एक ही भौमिक महिला मुख्यमंत्री है अभी, ममता बनर्जी। प्रतिभा भौमिक ओबीसी है और नाथ कम्युनिटी से आती है, वो ट्राइबल नहीं है। ट्राइबल जिसने वर्मा थे, डिप्टी सीएम थे, चुनाव हार गए हैं, पिछली बार जीते थे वो। बाकी ट्राइबल चेहरे काफी बीजेपी के जीते हैं, रामपत जमातिया मिनिस्टर थे वो जीते हैं, सांतना। और क्या बीजेपी ने जो मुख्यमंत्री बदला अपना वो उसके काम किया? ऐसा नहीं है, क्योंकि उत्तराखंड में काम किया, गुजरात में काम किया, और अब कह रहे हैं कि त्रिपुरा में भी काम हर जगह नहीं है। जैसे कि हर जगह हम नहीं ले सकते सीएम बदल के हम चुनाव जीत रहे हैं। सरकार ने जो काम किया है वही काम चुनाव में गिनाया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना को गिनाया गया है, वो जमीन पर उतरा है। अटल जलधारा मिशन 60% घरों में पानी पहुंच गया, वो गिनाया गया है, जमीन पर उतरा है। एजुकेशन में रिफॉर्म हुआ है, 150 स्कूल नए बने हैं, वो गिनाया गया है चुनाव में। प्राक्तन जो मुख्यमंत्री थे विप्लव देव जी, टिकटों में 80% उनकी सुनी गई है। सिर्फ ये कहना कि सिर्फ काम के दम पर भारतीय जनता पार्टी जीती है तो शायद जीत का मार्जिन और बड़ा भी होता, कि इसमें बहुत सारे और भी फैक्टर्स हैं जिस तरीके से एक फ्रैक्चर्ड ऑपोजिशन थी,
फैक्टर्स हैं कि जिस तरीके से कांग्रेस और लेफ्ट जो है उसका वोट का ट्रांसफर आपने देखा नहीं, क्योंकि अगर बिल्कुल इसी तरह का होता तो टिपरा मोथा को उस तरह का रेजोनेंस शायद मिलता नहीं ट्राइबल एरियाज में जिस तरीके का उनको मिला है। तो एक ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है। मैं अपने जो बाकी माननीय देखा साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूं। बीजेपी के लिए ओवर आर्चिंग पिक्चर आप क्या देखते हैं? पहली बात तो बधाई, आप भारतीय जनता पार्टी से हैं। आज आपकी पार्टी के लिए 2023 में अगर थोड़ा हिंदी का शब्द इस्तेमाल करके कहूं तो जो चुनावी सीजन है उसकी बोनी बहुत बढ़िया हो गई है आप लोगों की। जी बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो हम त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड की सारी जनता को यहाँ से हम शुभकामनाएं देता है कि इस बार हमको ये भी देखना है, सबसे बहुत सारा वोटिंग परसेंटेज बहुत ज़्यादा हुआ था, ये चीज़ हमको याद रखना है। दूसरी बात, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के बाद जो विकास की नीति वहाँ पे लाई थी, लोगों ने वहाँ पे आगे ले जाने के लिए निर्णय लिया है, और इसी का फलस्वरूप है कि अभी जो हमारे त्रिपुरा और नागालैंड में वापसी हो रहा है, मेघालय में भी हमारा सीटें बड़ी है। तो सारी तरफ देखा जाए तो 2024 के लिए एक अच्छा नॉर्थ ईस्ट में 25 सीटें हैं लोकसभा से, वो अच्छे संख्या के साथ 2/3 वोटों के साथ फिर मोदी जी सरकार बना रहे हैं केंद्र में। हमारे साथ सुजाता पॉल भी हैं, कांग्रेस स्पोक्स पर्सन। आपको क्या कहना है जो नतीजे आए हैं, क्योंकि ये बात कही गई कि वोटों का ट्रांसफर नहीं हुआ त्रिपुरा में, सीपीएम के वोट तो कांग्रेस को मिल गए लेकिन कांग्रेस अपने वोट ट्रांसफर नहीं कर पाई सीपीएम को, और शायद इसके कारण सफलता नहीं मिली। देखिए, जहां तक राज्यों की बात है तो फेडरल स्ट्रक्चर जब होता है तो हमारे को हमेशा वहां की परिस्थितियों के हिसाब से चुनाव में किसके साथ जाना है ये तय करना होता है। हाँ, ये बात सही है कि जो वोट शिफ्टिंग हुई है, हमारा वोट परसेंटेज बेटर हुआ है, उसमें कोई शक की बात नहीं है। हमने पिछली बार से कहीं बेहतर परफॉर्म किया और हम अपने संगठन को जमीनी तौर पर खड़ा कर रहे हैं। और जहां तक बात है त्रिपुरा की, तो त्रिपुरा में अगर मैं सुन रही थी, अभी कहा जा रहा है कि बहुत सारा काम हुआ है, सड़कें बनी हैं, बताया जा रहा था भाजपा के प्रवक्ता के द्वारा। तो मेघालय और नागालैंड की तरफ भी चल रहे तो बहुत अच्छा रहेगा। हम दोनों ही जगह हारे हैं भाई साहब, लेकिन मेघालय की अगर बात करें तो पिछली बार जो हमारे विधायक थे वो तो सब आपके साथ चले गए थे, इसका मतलब हमने जीरो से शुरुआत करी। तो जो जीरो से हमने शुरुआत करके आज हमारी सीट्स आई हैं, हमें लगता है कि हम सही तरीके से कार्य कर रहे हैं, और जनता जो है वो चाहती है कि कांग्रेस पार्टी, यानी कि कांग्रेस पार्टी का वोटर है, लेकिन हाँ, हमें अपने संगठन में बदलाव लाने की जरूरत होगी, वो हम आगे करते रहेंगे ताकि वो जनता के लिए खड़े हो सके हम। अब नागालैंड की बात करते हैं। नागालैंड में एक बहुत अच्छी चीज ये हुई है कि मैं नागालैंड से आ रही हूँ, इसलिए आपको ये बात बता रही हूँ कि 1 महीने से ज्यादा वहां पे रह के आई हूँ, जमीन पर काम करके आई हूँ। ना वहां पे सड़क है, ना वहां पे पानी है, और एक बस्ती में अगर आपको एक नल मिल जाए तो मैं मान जाऊंगी। अगर आप पावर सप्लाई देखें तो पावर सप्लाई नहीं है। एक जो हाईवे है वो गुवाहाटी से कोहिमा तक बन रहा है, अगर उस हाईवे से आप लेफ्ट और राइट जाएंगे तो आपको सड़क नहीं मिलेगी। पर मैडम तो एक क्या अगर इतने सारे इश्यूज हैं तो आप इस बात को मान रही हैं कि इतने इश्यूज को अगर आप जनता के बीच तक नहीं पहुंचा पाए या उन्हें एक ऐसा ऑल्टरनेटिव नहीं दे पाए कि वो आपकी बात पे यकीन करके आपको वोट दें, तो ये भी तो कहीं ना कहीं ऑपोजिशन की या कांग्रेस पार्टी की एक इनेबिलिटी है, एक कमी है? आपने बहुत अच्छा सवाल किया, क्योंकि अब मैं उसी पे आ रही थी। देखिए, जिन गांव बूढ़ा के बारे में अभी 24 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री ने दीमापुर से बताया था ना कि उनको मैंने अपने घर बुलाया था दिल्ली में, वही गांव बूढ़ा है जिनके लेटर्स हैं। आप चाहें तो मैं आपको भेज भी देती हूँ, मेरे ट्विटर टाइमलाइन पे भी मौजूद है, जहां गांव बूढ़ा ने लोगों को ये कहा था कि आप अपने घर से आकर वोट नहीं देंगे। कहीं कहीं पे कहा गया था कि एक परिवार से 1 वोट मिलेगा, और कहीं पे कहा गया था कि आपको घर से नहीं निकलना। तो वहां पे जो वायलेंस हुआ है उसी के कारण कल 4 जगह पर जो रीपोल हुआ, और उसके अलावा आपको बता दूं कि और भी कई जगह ऐसे हैं जहां पर रीपोल होना चाहिए था। टिजिट के 4 बूथ के, आउलैंगडन के 6, वो हमारी सच्चाई ये भी है कि कांग्रेस पार्टी कैसे, मतलब ये आपकी बातें सही या गलत हो सकती हैं, लेकिन आप 60 सीटों पर 60 उम्मीदवार नहीं खड़े कर पाए, तो कैसे आप उम्मीद कर रहे थे कि नागालैंड में आपके लिए कुछ और किसी तरीके का परिणाम आ जाएगा? टीएमसी के भी स्पोक्स पर्सन, मैं वापस आ रहा हूं, मैं आपके पास वापस आ रहा हूं, वरना ये मेरी और आपकी बातचीत में बन के पूरा रह जाएगा। हमारे साथ विवेक गुप्ता साहब जुड़ रहे हैं।
मैं आपसे समझना चाहता हूं आप किस तरीके से टीएमसी के लिए, क्योंकि इस सब कह रहे थे चुनाव बहुत अहम है, मेघालय में कम से कम बड़ी उम्मीदें थी टीएमसी को कि एक बड़ी शुरुआत करेंगे, मुकुल सांगमा साहब के नेतृत्व में अच्छा प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि 2024 के लिए कम से कम वेस्ट बंगाल के बाहर एक दूसरा गढ़ दिखाने के लिए होगा। आपको लगता है सैटिस्फैक्टरी रहे? त्रिपुरा में तो बिल्कुल मामला साफ है, जो मेघालय में आपके पास 5 सीटें आई हैं उससे संतुष्ट है? पहले तो सभी को मेरा नमस्कार है। आपके माध्यम से पूरे जो जनता है नॉर्थ ईस्ट की, त्रिपुरा की, मेघालय की, नागालैंड की, सबको हमारी शुभकामनाएं हैं। और खासकर नागालैंड में जहां पे महिलाएं मुख्य रूप से आई हैं और 2 एमएलए चुनी गई हैं पिछले 60 सालों 70 सालों में। और जहां तक बात है, जब कांग्रेस गिनवाती है कि बीजेपी ने कुछ काम नहीं किया, मुझे कभी कभी हास्यास्पद लगता है कि ये भूल जाते हैं कि 50-60 साल इन लोगों ने ही राज किया था, लेकिन उन्होंने शायद काम नहीं किया। ये भी बहुत अद्भुत विचार है इनके। और पूरा देश देख रहा है कि जिस तरीके से बी टीम, ए टीम, कांग्रेस और टीएमसी के बीच की अब जो लड़ाई है, मुझे लगता है कि बहुत आगे तक जाएगी। जी, आप अपनी बात पूरी कर ले। मुझे लगा कि एक टिप्पणी करनी चाहिए, इसलिए मैं टिप्पणी कर दी अपनी। जी नहीं, ये बहुत ही अच्छी बात है कि देखिए आप बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं और जिस तरीके से आपने पूरे देश का भ्रमण किया है जी, मुझे उम्मीद है कि आप कांग्रेस के लिए अच्छी इनपुट देंगे। लेकिन जहां तक बात है, आप देखिए त्रिपुरा में हम जाके लड़े, हम मेघालय में लड़े, मेघालय में जो हमको उपलब्धि मिली, हम अभी भी संतुष्ट नहीं है, क्योंकि देखिए हम कर्मवीर हैं, हम कर में भरोसा रखते हैं। हमारी जो नेत्री सुश्री ममता बनर्जी, जिन्होंने पदयात्रा करते करते पूरे प्रांत को जागरूक किया। आपको पता है कि 2021 जब इलेक्शन हुआ, जब पूरा विपक्ष, पूरा देश हताश हो गया था कि भाई ये मोदी शासन को कैसे हराया जा सके, वो 2021 में हमने दिखा दिया और वो स्रोत पैदा हो चुका है पूरे देश में। लेकिन आज जो ममता जी का बयान आया है, आज जो ममता जी का बयान आया है, मैं उस पर जरूर चाहूंगा कि दर्शकों को बताया जाए उसके बारे में कि जो बाई इलेक्शन में हार हुई है और कांग्रेस पार्टी जिस तरह से जीती, और उन्होंने कहा कि ये बीजेपी ने सपोर्ट किया है कांग्रेस को और वो सीधे तौर पर कांग्रेस पर निशाना साध रही है। तो ये जो 2024 में एक विपक्षी एकता का प्रयास था कांग्रेस और टीएमसी के, आप साथ आ पाएंगे? मैं जो कांग्रेस की प्रवक्ता हैं सुजाता जी, उनके पास जाना चाहूंगा और ये सवाल उनसे पूछूंगा कि ममता दीदी तो बहुत नाराज है, लेकिन ज्यादा नाराज अब कांग्रेस से है। देखिए ममता, मैं इसमें जोड़ना चाहता हूँ अखिलेश जी। जी जी, आप पहले जोड़ लीजिए। जी जोड़ लीजिए। मैं जोड़ना चाहता हूँ, ये बात जो दीदी ने कहा है, ये सार्वजनिक अधीर रंजन चौधरी जी ने बोला है। भाई बीजेपी ने हमको सपोर्ट किया और 2 दिन पहले जो इनके प्रत्याशी थे वो शुभेंदु अधिकारी के साथ गुप्त मीटिंग कर रहे थे। तो देखिए अब हमारे साथ क्या है, जो रास्ता है वो क्लियर है। देखिए जो बहरूपी होते हैं, जो लोमड़ी जो होती है, इसमें जहां पे भी हमारा मंडली जो बैठता है, जो मंडली लोमड़ियों की होती है, वो किस खाल में आते हैं। ठीक है, एक छोटा सा रिएक्शन सुजाता जी, इस पर क्या कहना चाहेंगे? ज्यादा गुस्सा भारतीय जनता पार्टी से, ज्यादा गुस्सा तो आपके ऊपर है। देखिए जब हार होती है अपने गढ़ में, क्योंकि इस वक्त वो मुख्यमंत्री हैं, तो ये लाजमी है। लेकिन अगर भाजपा ने किसी कैंडिडेट को सपोर्ट कर दिया होगा, तो भी आपको ये देखना होगा कि वो आपको हराने की कोशिश कर रहे हैं। वही भाजपा हमारे साथ भी करती है, ऐसे कोई नई बात नहीं है। लेकिन भड़बड़ाना नहीं चाहिए, क्योंकि जनता आखिर सनातन होती है और वहां छोटा सा मैं वापस आ रहा हूँ अखिलेश जी। ये जो अभी हो रहा है ना, भारतीय जनता पार्टी को हराने निकले थे, लेकिन आपस में राहुल गांधी ने एक रैली करी पूरे नॉर्थ ईस्ट में, वो मेघालय में करी, और रैली में आधे से ज्यादा समय उन्होंने टीएमसी को कोसने में निकाला। और फिर बात करते हैं कि हमें ऑपोजिशन यूनिटी मिलके, तो शायद ऑपोजिशन की पार्टीज को भी सोचना होगा कि उनका लक्ष्य क्या है, अपनी अपनी जमीन बचाना या 2024 में नरेंद्र मोदी को हराना। छोटा सा एक ब्रेक ले रहे हैं, वापस आ रहे हैं, हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़े रहेंगे, इस पर और भी चर्चा करेंगे, बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर से स्वागत है आपका बड़ी खबर में। आज सबसे बड़ी खबर, चुनावी जो परिणाम पूर्वोत्तर राज्यों के निकले अखिलेश जी, लेकिन पूर्वोत्तर राज्यों के साथ साथ जो बाई इलेक्शन हुए हैं उससे भी कहीं ना कहीं कुछ सुगबगाहट है और उसके भी कुछ मायने जरूर निकाले जा रहे हैं। चाहे आप महाराष्ट्र की बात ले लें, जहां पर बीजेपी को मतलब एक का नुकसान हुआ और एक बचा पाए, वहीं तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी को समर्थित एआईडीएमके को हार का सामना देखना पड़ा, और वेस्ट बंगाल में भी जो चुनाव हुआ उससे भी देखिए आप कैसी सुगबुगाहट हुई थी, उसमें पूरा रण में तब्दील हो गया था वो। तो ये जो पुणे की कस्बा पेट सीट थी, ये 1995 से बीजेपी के पास थी और पहली बार बीजेपी से हारी है तब से
कांग्रेस के धंकेकर रविंद्र हेमराज यहां जीत गए हैं। हालांकि पिंपरी चिंचवड़ सीट बीजेपी ने बचा ली है, अश्विनी जगताप यहां जीते हैं। झारखंड में रामगढ़ सीट थी, यहां पर बीजेपी का समर्थन था आजसू को और उसकी सुनीता चौधरी जीती हैं। मुर्शिदाबाद, जिसका जिक्र अभी अंकित कर रहे थे, सागर डीघा सीट है, यहां से कांग्रेस के बायरन विश्वास जीते हैं। और इसलिए विवाद हो रहा है क्योंकि जैसा अभी सुन रहे थे कि अधीर रंजन चौधरी ने कह दिया था कि बीजेपी ने हमें समर्थन दिया, इसलिए उसका धन्यवाद। और इरोड पूर्व सीट तमिलनाडु की, यहां से डीएमके समर्थित कांग्रेस के उम्मीदवार EVKS एलोगोवन जीते हैं। और अरुणाचल में बीजेपी की शेरिंग हामू निर्विरोध चुन ली गई है। तो ये उपचुनाव का जो परिणाम है वो हमने आपको भी बताया। चलिए, तो संजय जी, मैं आपसे ये बात समझना चाहता हूं, जिस तरीके से अभी बात हो रही थी, ये जो निकल कर अभी सामने आया, कांग्रेस और जो हमारे टीएमसी के जो दोनों जो स्पोक्स पर्सन थे बीजेपी को छोड़ के, वो आपस में ही भिड़ गए। क्या यही सबसे बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है ऑपोजिशन यूनिटी का? और क्या इसी मॉडल को, क्या यही मॉडल की कोशिश हो रही थी कि इस चुनाव से कम कुछ निकले? भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़ी एडवांटेज, उनके काम से ज्यादा बड़ी एडवांटेज ये है कि ऑपोजिशन कहीं पर भी एक स्वर में बात ही नहीं कर पाती। आप किस संजय से पूछना चाहते? दो हैं संजय। तो मेरे ख्याल से तो यही तो इशू है कितने सालों से ऑपोजिशन पार्टीज की। ते कुछ ग्रुप एक साथ होते हैं, फिर दूसरी ग्रुप जो है वो उनको सपोर्ट नहीं देते, और अभी तो समय नहीं है, एक साल ही रहा है। तो अगर 2-3 महीने में उनकी गेम प्लान ठीक नहीं होते हैं तो मेरे ख्याल से तो इट्स अ डन डील। इट्स वी डोंट हैव टू बी soothsayers to predict what will happen in 2024। बिल्कुल, बहुत जल्दी होगा 2024 के बारे में अभी तो कुछ बात करना। लेकिन संजय जी, भारतीय जनता पार्टी को सूट क्या करता है ये नैरेटिव जो पूरा निकल के आता है कि देखिए सब लोग मोदी जी को हराने के लिए इकट्ठे हो गए, या फिर लोग अलग अलग अगर चुनाव बना पाए, राज्यों के चुनावों को राज्यों की तरह लगा, जो स्ट्रांग है जिस राज्य में वहां पर बीजेपी को टक्कर दे, उससे बीजेपी को खासी परेशानी हो सकती है। देखिए, जहाँ जहाँ अगर रीजनल पार्टियाँ बड़ी होती हैं, जैसे उड़ीसा हो गया, रीजनल पार्टी अपने में मजबूत है तो बीजेपी की हार होती है। तेलंगाना में जहाँ एक रीजनल पार्टी मजबूत होती है, आंध्रा में मजबूत होती है, तो बीजेपी वहाँ मुकाबला नहीं कर पाती है। लेकिन जहाँ जहाँ रीजनल पार्टियाँ कमज़ोर है, वहाँ कांग्रेस सीन में नहीं है, वहाँ बीजेपी है। और बीजेपी, जैसे कि तेलंगाना में हम सोचते कि नहीं है, बीजेपी कोशिश करती है जहाँ पे नहीं है वहाँ अपना आधार बढ़ाए। आप जैसे कह रहे थे कि त्रिपुरा में ट्राइबल वोटों का बीजेपी के साथ कमी है, ऐसा नहीं है। बीजेपी इस दुर्दशा में भी मतलब 7 सीटें जीत के आई है और 8वां सीट उसके थोड़े मार्जिन से हारे हैं। अभी मैं आपको बता दूं, ब्रू रियांग का जो मैटर था, महाराजा को राजनीति में अगर बढ़ाया है तो बीजेपी ने बढ़ाया है। बीजेपी का एक फंक्शनिंग है कि वो पॉलिटिकल, जैसे वहाँ सीपीएम थी, वो कलर देख करके कि हमारा सीपीएम का है तो उसको बेनिफिट देना। बीजेपी ने ये नहीं किया, वो कलर देख के किसी का काम नहीं किया, सबको साथ लिया। ब्रू रियांग का समझौता था, सेंटर ने 600 करोड़ दिया। 23 साल से जो अपने यहाँ पुनर्वास का जीवन जी रहे थे, अपने विस्तारित जीवन जी रहे थे, उनको रिसेटल किया और उसमें महाराजा का साइन कराया गया, जबकि महाराजा किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर नहीं थे। लेकिन महाराजा चूंकि एक ट्राइबल्स के मान्यता है उनकी, उनको पूजते हैं, इसलिए सरकार ने, स्टेट गवर्नमेंट और सेंटर ने कहा कि इनको भी हमें मान्यता देनी है। व्यापक एक विपक्षी एकता का प्रश्न कर रहे थे, मैं फिर से मानव जी के पास और सुजाता जी के पास जाना चाहूंगा, क्योंकि अभी आप दोनों पर ही नजरें सबसे ज्यादा हैं, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस के ऊपर, कि आखिर हो क्या रहा है। क्या कोई एक ऐसा रास्ता बन सकता है जिसमें कि आप दोनों पार्टियां इकट्ठी हों और किसी तरह का चुनावी गठबंधन आप दोनों के बीच में हो? मानव जी, पहले आपके पास। पहले तो देखिए अखिलेश जी, मैं बार बार बहुत सम्मान करता हूं आपका, और जिस तरीके से आपने जो समीकरण की बात करी है ना, बीजेपी की उपलब्धि क्या है, ये सब लोग गिनवाते हैं कि भाई बीजेपी ने जीता, बहुत सारे काम बीजेपी ने किए। हम बीजेपी के विपक्ष में हैं, हम कांग्रेस के विपक्ष में नहीं है। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस और बीजेपी और ये A-B टीम वाली जो केमिस्ट्री है, जब अधीर रंजन चौधरी जी जब कुछ ऐसे बात करते हैं तो ये दिख जाता है। लेकिन जहां तक बीजेपी की बात है, सर 42 सीटें थी त्रिपुरा में, 31-32 हो गए और बहुत ही सबल मार्जिन से वो लोग जीते हैं। मेघालय में कितनी सीटें आई, वो तो हमसे बहुत पुराने हैं, शायद हम उनसे 2 कदम आगे हैं। नागालैंड में भी उनकी अपनी बलबूते पर सरकार वो नहीं बना रहे, ये सत्य सिद्ध है। और जहां तक नॉर्थ ईस्ट का बात है, सर नॉर्थ ईस्ट पूरा हिंदुस्तान तो है नहीं, एक अंश है। लेकिन हिंदुस्तान में परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखेंगे तो रीजनल पार्टियां जिस तरीके से काम करेंगी, और ये जो भयभीत है कांग्रेस और बीजेपी, क्योंकि ये जानते हैं कि अगर रीजनल पार्टियां पुख्ता तरीके से आ गई और कोई रीजनल लीडरशिप ने कमान थाम लिया
तो बीजेपी निस्तो नाबूद हो जाएगी जी। और जो सुरक्षा कवच है पूरे देश में मैं वो ममता आपको एक बनर्जी है, सेकंड के लिए रोक क्योंकि रहा हूं बीजेपी को मैं आपको एक सेकंड के लिए रोक रहा हूं बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में पहुंचने वाले हैं। एक के बाद एक नेता पहुंच रहे हैं। अमित शाह गृह मंत्री पहुंच गए हैं। अखिलेश जी, ये भी एक बड़ा ट्रेडमार्क स्टाइल बन गया भारतीय जनता पार्टी का, चुनाव के बाद जिस तरीके का जश्न मनाया जाता है। देखिए, उसमें होता ही है कि जो चुनावी राज्य होता है वहां जाकर के तो धन्यवाद देना मुश्किल है, तो इसलिए बीजेपी मुख्यालय पर ये उसी दिन कार्यक्रम कर लिया जाता है जहां पर कि पीएम मोदी का संबोधन होता है और इसके माध्यम से वहां की जनता को धन्यवाद, उनका आभार व्यक्त कर देते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसके साथ साथ एक जो दूसरी जरूरी प्रक्रिया है बीजेपी की अंदरूनी, वो है पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक और उसमें पर्यवेक्षकों की नियुक्ति करने का फैसला, ताकि जो विधायक दल की बैठक है वो हो सके और अपने अपने राज्यों में विधायक दल जो है वो अपना नेता चुन सके। तो यही कारण है कि ये एक ज़रूरी, एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये फॉर्मेट अब बना दी गई है, क्योंकि बड़े बड़े पोस्ट पर हैं, सभी जिम्मेदारियां भी हैं। आज आप देख रहे हैं कि G20 विदेश मंत्रियों का सम्मेलन भी चल रहा है, तो इसलिए ये उनका वहाँ जाना मुश्किल है, तो इसलिए यहाँ से ये धन्यवाद और आभार व्यक्त होता है। छोटा सा एक ब्रेक ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचेंगे तो उसके बाद लगातार आपको वो तस्वीरें दिखानी होंगी, तो छोटा सा एक ब्रेक अभी ले लेते हैं, वापस आ रहे हैं। बने रहिए NTV इंडिया के साथ।